कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। बीजेपी के एक नेता ने मायावती पर विवादित टिप्पणी की तो अखिलेश यादव हमदर्दी दिखाते हुए सामने आ गए और कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। अखिलेश यादव ने राजेश चौधरी पर मायावती के अपमान का आरोप लगाया और मानहानि के मुकदमे की मांग कर डाली। अखिलेश यादव ने हमदर्दी जताई तो बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने एसपी अध्यक्ष का आभार जाहिर किया। अभी तक एक दूसरे पर तीखे वार करने वाले दोनों नेताओं का एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हुए दिखना क्या यूपी में एक नए सियासी मोर्चे की शुरुआत का संकेत है? क्या मायावती और अखिलेश यादव के बीच की खटास खत्म या फिर कम हो रही है? और क्या बीजेपी के खिलाफ वो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं? इसे लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा तंज भी किया है और पूछा है कि अगर गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांग ले। अब इसी सियासी वार पलटवार में सवाल यह भी है कि क्या मायावती और अखिलेश एक साथ आने जा रहे हैं? और अगर मायावती अखिलेश यादव और राहुल के पाले में आ जाती हैं तो पीडीएफ फैक्टर क्या भेद्य हो जाएगा? इसी के इर्द गिर्द एक खास गेस्ट पैनल के साथ करेंगे आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। अखिलेश की हमदर्दी, खुश हो गई मायावती। साइकिल संघाती, पीडीए को अपार शक्ति। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी ने जो मांग की है वो जायज़ है और होना चाहिए। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देश के हित में, प्रदेश के हित में। और जिस तरह युवा नौजवान बेरोजगार भाई बहन सड़कों पर टहल रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा, बहनों को न्याय नहीं मिल रहा, किसान पीड़ित है, गरीब मजदूर छात्र सब पीड़ित हैं, तो संभव उनको न्याय दिलाने के लिए संभव हो सकता है। केशव का पलटवार, याद है गेस्ट हाउस कांड। उन्होंने कलंकित करने का काम किया। किस प्रकार से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने जो संसद में प्रमोशन में आरक्षण का बिल था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसे फाड़ने का काम किया। सब दलितों के महापुरुषों का और उनसे जुड़े स्मारकों का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी सरकार के समय हुआ, किसी पार्टी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी के चरित्र को प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। बीजेपी के खिलाफ मायावती अखिलेश साथ। बीजेपी के लिए उनके रणनीतिकारों को समझना होगा कि अगर उनके खेमे के नेता ऐसे बयान देंगे तो उनके लिए बड़ा नुकसानदेह इसलिए भी होगा क्योंकि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि लल्लू सिंह जैसे नेताओं के बयान की वजह से ही उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी विपक्ष को संविधान खत्म होने के नैरेटिव को लागू करने का मौका मिला। अखिलेश और मायावती, मिट गई दूरियां। और वक्त है महाबहस के सवालों के, जिनके इर्द गिर्द फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, साइकिल संघाती, पीडीए को अपार शक्ति। अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आ गए तो जिस पीडीए को लेकर विपक्षी पार्टियां चल रही हैं, क्या वो अभेद्य हो जाएगा, वो और मजबूत हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, बीजेपी के खिलाफ मायावती अखिलेश साथ। क्या मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ जाएंगे? जो दोनों सियासी दलों के बीच की दूरियां थी वो अब कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तो दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। सवाल नंबर 3, अखिलेश और मायावती, मिट गई दूरियां। वही बुनियादी सवाल कि जो संकेत सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं वो क्या असल किसी मोर्चे में तब्दील हो पाएंगे? चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। रत्नेश मिश्रा जी हैं, भाजपा नेता, अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता, अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और हमारे साथ सौरभ दुबे जी है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल अनुराग जी आपसे कि ट्विटर पर पोस्ट के माध्यम से तो अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही एक दूसरे के लिए या एक दूसरे की बात को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते दिख रहे हैं, तो आप क्या समझा जाए, उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कोई नया मोर्चा बनने जा रहा है या बन पाएगा? देखिए एक बात तो मान के चलिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 के बाद से, जो राजनीतिक शिष्टाचार था, जो समाज की संस्कृति और संस्कार थे, वो खत्म हुए। इसके पहले भी सरकारें रही हैं, बीजेपी की भी सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हैं,
और उसके पहले कल्याण सिंह, आदरणीय कल्याण सिंह जी भी रहे हैं। लेकिन एक शिष्टाचार होता था। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हम अपने वैचारिक मतभेद से एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, लेकिन सामाजिक जो हमारे अंदर एक संस्कृति और संस्कार होता था, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान होता था, वो सम्मान, वो व्यवहार एकदम खत्म कर दिया। व्यक्तिगत हमले शुरू हो जाते हैं, परिवारों की बातें करना लोग शुरू कर देते हैं, और परिवार तक नहीं, परिवार के आगे तक चले जाते हैं, उनके पुरखों तक पे बातें करने लगते हैं, 1947 तक चले जाते हैं। कमाल है भाई। अरे हमारी वैचारिक मतभेद हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम किसी भी महिला के प्रति ऐसी भाषा का उपयोग कर देंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं पार्टी अलग है। पार्टी अलग हो सकती, मैं फिर कह रहा हूं, विचारधारा अलग हो सकती है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी भी कि हमारे वैचारिक मतभेद का मतलब ये नहीं है कि हमारे समाज की संस्कृति और संस्कार हम खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। संस्कृति और संस्कार तो हमारे हिंदुस्तानी है, वो हमारे खून में है, उसको हम निभाएंगे। मोर्चा बनने जा रहा है या नहीं? कल्चर रहा है। आदरणीय नेताजी साथ आने जा रहे हैं कि नहीं? कोई मानते थे, आज भी अक्सर वही तो बात है। आपको हर चीज राजनीति दिखाई पड़ने लगी। अब आप साथ आना ना आने की बात करने लगे। अगर किसी का सम्मान की बात करने लगे, अगर समाज में संस्कृति, अरे मेरी बात, वही तो दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आगे कुछ सोचती नहीं है। हिंदुस्तान पूरा चुनाव नहीं है। हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। हिंदुस्तान संस्कृति संस्कारों वाला देश है। हिंदुस्तान वो है जहां रास्ता में भी अक्सर हमें सीनियर कोई मिल जाता है, किसी दूसरे दल का क्यों ना हो, हम उसका पैर छू के सम्मान करते हैं। ये पहले क्या होता नहीं था? या समाजवादी में तो संस्कार हमेशा रहे। आदरणीय नेताजी और श्री अखिलेश यादव जी तो हमेशा अपने सीनियर का सम्मान करते हैं। और आपने देखा होगा, कोई भी सीनियर नेता, अगर एयरपोर्ट पे हमने देखा है, अगर कोई बीजेपी का भी सीनियर नेता, बुजुर्ग नेता आता है तो उठ के खड़े हो जाते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सीनियर है। हम उम्र में सीनियर होने का मतलब ये होता है कि हमारी संस्कृति संस्कार के तहत अगर हम हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार मानते हैं तो हमें उसका सम्मान करना है। वो महिला अगर सीनियर है तो हमें उसका सम्मान करना है, कोई महिला हो भाई। वो 3 बार की मुख्यमंत्री है, और 3 बार की मुख्यमंत्री। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ने अपमान किया है बसपा का, या मायावती जी का अपमान किया है भाजपा ने, और सम्मान समाजवादी पार्टी द्वारा हुआ है हमेशा बहन जी का? नहीं, फिर आप पार्टी उस पर चले गए। मैंने कहा समाजवादी पार्टी हमेशा संस्कृति और संस्कार को मानने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं, क्योंकि देखिए, मैंने पहले बोला फिर बोल रहा हूं, एकमात्र ऐसे लीडर हैं पूरे देश के अंदर में जो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी किसी भाषा से, उनकी किसी भी ऐसी हमारी समाजवादी किसी एक्टिविटी से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो इसलिए संस्कृति और संस्कारों वाली पार्टी है ये। इसलिए जब उन्होंने बोला महिला के प्रति, और हमारे चूंकि वो पहले मुख्यमंत्री रही हैं, संवैधानिक पद पे रही हैं, आप कुछ भी बोल दोगे, हम लोग के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। बीजेपी वाले सारे दिन गाली गलौज करते रहते हैं, आदरणीय नेताजी के बारे में बोलते रहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में बोलते रहते हैं। रत्नेश मिश्रा जी हमारे बीच में बीजेपी से। हम कहीं बोलते तो बताइए, कभी नहीं, कभी हम जब भी बोलते हैं तो नहीं, सुनिए एक सेकंड, और हम जब भी बोलते हैं तो हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, हम जी लगाते हैं। ये क्या बोलते पता है? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये इनकी संस्कृति संस्कार है। रत्नेश मिश्रा जी, ऐसी बातें कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए बीजेपी पर, एक तो ये कि सम्मान नहीं करते, वैचारिक मतभेद हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि मतभेद हैं लेकिन मनभेद नहीं है, तो मनभेद भी आप रखते हैं, और सम्मान के ऊपर उन्होंने लंबी चौड़ी जो है वो पूरी अपनी बात रखी है। लेकिन उसके साथ साथ मूल सवाल मैं फिर पूछ रही हूं कि जिस तरह से नरमी दिख रही है, आप अखिलेश यादव का पोस्ट उठा के देखिए, आप मायावती का पोस्ट उठा के देखिए, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते बचाव करते नजर आ रहे हैं, पूर्व में साथ आए भी हैं चुनावों के लिए। अब यह माना जा रहा है कि जिस पीडीए को लेकर विपक्षी दल चल रहे हैं, अगर फिर से दोनों पार्टियां साथ आ गई तो क्या यह पीडीए अभेद्य हो जाएगा? देखिए, आपको और साथ ही सभी प्रवक्ताओं को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, अभी जिस बात को लेकर ये गहमा गहमी दिख रही है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करती है, और जिस प्रकार से भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो देखिए गलती तो इन्होंने भी पूर्व में की है। महंगाई बेरोजगारी से जनता की कमर टूटी। अनुराग जी, जब आप सुनिए, अब आपने सम्मान पे पूरा A to Z एक अल्फाबेट का अर्थ समझाया है, उसकी अलग अलग तरीकों से परिभाषाएं दी हैं, तो भाजपा का जवाब भी तो सुन लीजिए। बोले रत्नेश जी। कर पा रहे हो आप सबका सम्मान क्या करोगे? चलिए रत्नेश जी बोलिए। से आपने वादे किए तो वही पूरे कर दो। रत्नेश जी, आप मुद्दे पर बोलिए, वो चुप नहीं होंगे, बोलिए। मेडिकल कॉलेज खत्म हो जाएगी। अनुराग जी, देखिए अनुराग जी आप तो जवाब दीजिए, बाकी पैनल इंतजार कर रहे हैं, जवाब दीजिए रत्नेश जी। आपका सम्मान यही
दिख गया कि मैंने बोलना शुरू किया और आप बीच में कूद गए। तो अरे क्यों फंस रहे हैं आप उनके लूप में? मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप अपना जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, हम मत फंसिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव जी हर एक बात को राजनीतिक तौर से राजनीतिक मजा लेने के लिए देखते हैं। मायावती जी एक परिपक्व राजनेता है, प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, सांसदा रही है, वो अखिलेश यादव के बहकावे में नहीं आने वाली। और अखिलेश यादव को मायावती जी की प्रशंसा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अखिलेश यादव जिस पीडीए का नगाड़ा ठोक रहे थे कौशिक जी, वो पीडीए इनका ध्वस्त हो चुका है। कहाँ ध्वस्त हुआ है? लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आप उठाकर देखिए, पीडीए ही चल गया है, कहाँ ध्वस्त हुआ है? आप ये कहिए कि आप आगे रणनीति बना के घेर रहे हैं, लेकिन आप ये थोड़ी खारिज थोड़ी कर सकते हैं, खारिज थोड़ी कर सकते हैं। चुनाव नतीजे उठा के देखिए लोकसभा के। किसान की बात कर लो, छोड़ो दुनिया की बात। ठीक है, आप शांत हो जाइए अनुराग जी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चर्चा में लाना चाहूंगी, अभिमन्यु त्यागी जी पूर्व में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों साथ आ चुके हैं, आप भी सपा के साथ आ चुके हैं और पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं। तो क्या यूपी की सियासत में नया मोर्चा बनेगा? आप दोनों शांत हो जाइए, रत्नेश जी और अनुराग जी। मेरा सवाल अभिमन्यु त्यागी जी से, बोलिए अभिमन्यु जी। इस तरह से अगर लगातार अनुराग जी शांत होइए, मैं फिर ऑडियो मैनेज कराऊंगी, आप नहीं मानेंगे तो। रत्नेश जी चुप हो जाइए, आज जो भी शोषित है, बोलिए अभिमन्यु जी। आज जिसके साथ शांत अन्याय हो रहा है रत्नेश आस्था जी, जी, बोलिए अभिमन्यु जी। आज जो भी पीड़ित है, शोषित है, आज जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, अगर उसको देखकर भी सत्ता पक्ष में बैठे कोई भी आदमी हो, चाहे उसमें रत्नेश जी हो या योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, अगर उनको मर्म ना होता हो कि ये गलत हो रहा है, नौकरियां ना मिल रही हो, महंगाई लगातार बढ़ रही हो, तो उन मुद्दों पर तो बात होगी नहीं। लेकिन इनके ही नेता ऐसी टिप्पणी करेंगे कि समाज में विघटन पैदा हो, और उसके बाद अगर कोई साथ देने के लिए खड़ा हो जाए तो उसको कहेंगे देखिए ये बताएं कि आप सुरक्षा के मसले में कलकत्ता कब जाएंगे? कलकत्ता क्या, कलकत्ता की बेटियां वो की बेटियां नहीं, आप उस पर क्यों नहीं बोलते? क्या डॉक्टर्स की लाइफ आपके लिए मैंने नहीं रखती, आप उस पर क्यों नहीं बोलते? जो हुआ जघन्य अपराध हुआ, एक मिनट सुनिए, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ भदौरिया जी कि अखिलेश अभिमन्यु जी 10 सेकंड कलकत्ता जाने का तेल डीजल पेट्रोल ना हो तो कहिए हम लोग चंदा लेके दिला देंगे आपको। रत्नेश जी शांत हो जाइए, अनुराग जी शांत हो जाइए, आपको भरपूर समय मिला है बोलने का, शांत हो जाइए, बाकी पैनलिस्ट बात रख लेंगे, मैं फिर आपको दोबारा वक्त दूंगी। अभिमन्यु जी 10 सेकंड। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा रही है, शांत रहिए रत्नेश जी। कर दीजिए रत्नेश जी, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो परंपरा ये रही है सम्मान देने की, लेकिन जब से धर्म का चोला ओढ़कर सत्ता प्राप्त करी छल कपट प्रपंच के सहारे ये लगे हैं, जो इनके विरोध में खड़े हैं उनको करने में, और अगर जनता ने आपको सबसे बड़ा बनाया है। क्यों नहीं किसान पकड़ के ऐसे नेताओं के, ऐसे विधायकों के, ऐसे सांसदों के जो हित करते हैं, तो समाज में विघटन पैदा करने का काम करते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? डिबेट के प्लेटफॉर्म पर क्या बना दिया आप लोगों ने? शांत रहिए। मेरा सवाल सौरभ दुबे जी से, उनकी आवाज जाएगी। सौरभ दुबे जी से मेरा सवाल है। सौरभ दुबे जी, आप एक्स की पोस्ट उठाकर देखिए या हाल ही के दिनों में जो मुद्दे रहे उनके इर्द गिर्द बयान उठाकर देखिए, सपा और बसपा दोनों एक दूसरे के प्रति नरमी बरत रहे हैं। अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि कहीं एक बार फिर से साथ आ गए तो पीडीए मजबूत हो जाएगा विपक्ष का, जिसको लेकर के आगे बढ़ रही विपक्षी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, जिस प्रकार से वो सत्ता से काफ़ी लंबे वर्षों से बाहर हैं और वापस वो सत्ता में आना चाहते हैं, तो सत्ता में आने के लिए सारा समीकरण जो बैठाने की कोशिश हो रही है वो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से प्रयास चल रहा है। इसमें कोई भी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के अंदर नुकसान हुआ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी वोटर और जो दलित वोटर है, दलित वोटर का कारण ये है समाजवादी पार्टी को जाने का, चूंकि मायावती जी वो बहुत सक्रियता के साथ चुनाव नहीं लड़ रही थी। कहीं ना कहीं ये जो वोट है ये अखिलेश यादव जी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। हाँ। अब मायावती जी के सामने देखिए ऑप्शंस ज्यादा है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों बार से जो सत्ता में आ रही है वो पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। बहन जी के साथ गठबंधन करने का कोई दूर दूर तक कोई सवाल तो होता नहीं भारतीय जनता पार्टी का। अगर वो आगे चुनाव लड़ेगी तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब उस स्थिति में बसपा करेगी क्या?
अब बसपा अगर दोबारा से चुनाव लड़ने की तैयारी करती है तो वो सारी सीटों पर मुझे लगता है जिस प्रकार से वो आपको निष्क्रिय लगता है कि ये साथ आने का एक्सपेरिमेंट इन उपचुनाव में हो सकता है? एक्सपेरिमेंट है। और जिस प्रकार से देखिए अखिलेश यादव जी को आप समझिए, अखिलेश यादव जी गठबंधन के अंदर एक ऐसे नेता रहे हैं जो सभी से जो है तालमेल करना जानते हैं। ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का तालमेल बन नहीं पा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी तालमेल बनाना जानते हैं। अखिलेश यादव जी की ये जो खूबी अभी चल रही है ये कहीं ना कहीं बसपा और समाजवादी पार्टी को नजदीक लाने में काम कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी अयोध्या का कांड हमने देखा, जिस प्रकार से कन्नौज का देखा, तो अयोध्या की जो बिटिया निकली वो भी तो वहां पर पिछड़ी और दलित में बेटी थी भाई, वो भी पिछड़े समाज की, निषाद समाज की बिटिया निकली। अगर वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा तो ये जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं दोबारा अगर बहन जी पूरी ताकत के साथ लड़ती हैं तो उनके पास जा सकता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास ये पहले से ही वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ठीक है। चलिए, ये सब चर्चाएं और विश्लेषण मात्र है, असल फैसला जनता करती है। हमारे बीच में राजेश पासवान भी हैं, दलित विचारक। राजेश जी, यही सवाल आपसे, क्या जिस पीडीए को लेकर विपक्ष आगे बढ़ रहा है, मायावती और समाजवादी पार्टी क्या एक बार फिर से साथ आ सकते हैं? क्या इसको संकेत के तौर पे लेना चाहिए? आप वर्तमान परिस्थिति की बात करें बसपा की या बहन जी की, तो क्या मुफीद लग रहा है? पहले भी कांग्रेस कोशिशें कर चुकी है लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द की वो इधर आ जाए विपक्षी गठबंधन में, तब भी हाँ ना के बीच में ना हो गई, लेकिन अब आंकड़े कुछ और कह रहे हैं नतीजों के। देखिए, राजनीति में कुछ भी प्रामाणिक रूप से कहना सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि बहन जी का लंबे समय तक गठबंधन बनाए रखना किसी भी पार्टी के साथ थोड़ा मुश्किल लगता है। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर टाइप का गठबंधन उनका होता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो वोट बैंक है, जो कोर वोटर है, इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं, क्योंकि इन दोनों की जो राजनीतिक ऊंचाइयां थी, राजनीतिक जो उड़ान थी, एक साथ हुई थी, एक वैचारिकी बहुजन वैचारिकी के साथ दोनों आगे बढ़े थे। बीच में मतभेद हुआ, लेकिन इस समय उनके सारे मुद्दे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स के मुद्दे हैं वो एक साथ यूनाइट हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों यूनिटी बनती है सपा और बसपा के बीच में, ये लंबे समय के लिए ठीक रहेगा। अगर यूनिटी नहीं बनती है तो समाजवादी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है, बीएसपी कमजोर हो रही है और वो लगातार कमजोर होती जाएगी अगर वो ठीक से मुद्दों के साथ तो आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बहन जी सपा के साथ अगर आती हैं तो और ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगर वोटर्स के लिहाज से, वोट बैंक के लिहाज से सोचें। वोटर आ चुका है, वोटर मुद्दों के आधार पे वोट कर रहा है, वोटर पार्टी के आधार पे वोट नहीं कर रहा है। वोटर जिसको लगता है कि जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, अन्याय और इन सब चीजों पे वो वोट कर रहा है, दलित और ओबीसी दोनों वोटर, क्योंकि वो महसूस कर रहा है कि एक तरफ धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं और तथाकथित विकास वाली राजनीति करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि सबका साथ, लेकिन करते हैं अपना विकास, इसलिए कोई उन पर विश्वास नहीं करता। तो ये एक तरफ वो लोग हैं, तो इस वजह से एससी एसटी ओबीसी वोटर है वो समझ रहा है और वोटर की यूनिटी। सौरभ दुबे जी बात रखना चाहते हैं, नेताओं फिर की मैं यूनिटी अनुराग हो जी जाए, का अच्छी रुख बात करूंगा। है। सौरभ जी, उत्तर प्रदेश की जो 22 करोड़ जनता है वो अभी भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो विश्वास करती है, और विश्वास वो इसलिए करती है क्योंकि लगातार से जो मायावती जी की प्रशासनिक कला थी वो योगी आदित्यनाथ जी के अंदर भी दिखाई देती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो थोड़ा सा अलग है। वहां पर जैसे ही वो कानून व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम हो जाती है जब उनकी सरकार आती है, ये प्रमाण इसके रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोला जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को, शैक्षणिक व्यवस्था को, उसका सशक्तिकरण करने का प्रयास किया है, तो जनता वो विश्वास कर रही है। मैं जो कह रहा था पहली बार में वो यही कह रहा हूं कि एक बार को आप भ्रम तो फैला करके वोट ले सकते हैं समाजवादी पार्टी, अब अगर दोबारा आप भ्रम फैलाएंगे या मायावती जी आपका उसमें सहयोग करेंगी, ये जनता पर सब कुछ निर्भर करता है कि आपको कितना वोट। अलग अलग पहलू है, अलग अलग आकलन है सब लोगों के, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि असल फैसला जो है वो जनता करती है। एफआईआर लिखाना मुश्किल है। ठीक है राजेश जी, उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए, गरीबों के लिए अभी भी एफआईआर लिखवाना मुश्किल है। चले, कोई ऐसा केस हो तो आप खोद करके जरूर बताइए, लेकिन ऐसी जनरलाइज बात कह देना उसका कोई आधार होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए मुश्किल है भाई। इस बहस में आगे नहीं पढ़ते, इस बहस में आगे नहीं पढ़ते क्योंकि इसका कोई आधार या तर्क नहीं है। अनुराग जी, आपने महिला सम्मान आपने की तो केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करके ये याद दिलाया कि भाई गेस्ट हाउस कांड भी याद कर लेते अगर सम्मान। केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में आप भी क्या बोल रहे हैं, हम भी क्या बोलें, वो बेचारे खुद ही बहुत परेशान हैं।
वो कभी मुख्यमंत्री बदलने के चक्कर में, कभी अपना कुछ बनने के चक्कर में, कभी अपना डिप्टी हटाने के चक्कर में, वो तो जहाज में ही दौड़ रहे हैं। उनको तो पता नहीं चल रहा नीचे हो क्या रहा है। वो तो दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली, फिर दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली, लखनऊ दिल्ली कर रहे हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। फिर बाद में उनको एहसास होता है कि उनका जहाज कहीं ठीक जगह लैंड नहीं कर रहा है, तो फिर वो मुख्यमंत्री जी की तारीफ करने लगते हैं। तो सवाल ये है कि उनको तो पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, पीडीए की बात आप करते हो। अब जिस हमारे एक राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, मैंने अभी नाम तो नहीं समझ पाया, लेकिन उन्होंने एक बात सही बोली। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और समाज में जनता के मुद्दों पे बात करते हैं, और मुद्दों पे बात करें तभी जनता ने हमें 37 सीटें दी, इनको 33, क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं करते। ना महंगाई पे करेंगे, ना बेरोजगारी पे करेंगे, ना युवा पे करेंगे, ना किसान पे करेंगे, ना छात्रों पे करेंगे, ना किसी पे करेंगे, मैंने आम जनता की बात भी नहीं करेंगे। ये उनसे ध्यान भटकाने के लिए पता क्या बोलेंगे, 33 करोड़, 33 लाख करोड़, 35 लाख करोड़, पता नहीं कितने लाख करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं फैक्ट्री लगती नहीं है, बिजनेस कहीं होती नहीं है। तो ये भारतीय, देखिए अनुराग जी शांत हो जाए, लंबे जुमले अनुराग जी जवाब ले लेते हैं। और नहीं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो, अयोध्या जैसी जगह, प्रभु राम की जगह में भी आपको भ्रष्टाचार देखने को मिला। नहीं, कोई कहता है लाइटें चोरी हो गई, कभी वहां मंदिर में पानी भर जाता है, कभी सड़क टूटी मिलती है। चलिए एक करके जो मुद्दे आप उठा रहे हैं अनुराग जी, एक करके उस पर जवाब ले लेते हैं। मोतीलाल सिंह जी पूर्व मंत्री कह रहे थे इतना भ्रष्टाचार, बात रखिए, आपकी आवाज जा रही है। यहाँ पे 40 साल की जिंदगी में नहीं देखा इतना भ्रष्टाचार है। और इन्हीं के नेता कहते हैं कि भैया अधिकारियों के पैर छूने पड़ते होता है। तो जिस सरकार में अंधेर नगरी चल रही हो, जहां अनुराग जी जवाब सुन लीजिए, चल रहा हो, जहां नेताओं की सुनवाई, बोलिए रत्नेश जी, उनकी आवाज जाएगी। पाएंगे एक बात। दूसरी बात, देखिए अनुराग जी बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अनुराग जी जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो मुझे वो दिन आता है जब इनकी सरकार में डीएसपी की हत्या हो जाती है। मुझे वो दिन आता है जब इनकी सरकार के मंत्री सीएमओ को सुन लीजिए अनुराग जी, आपसे भी कुछ सवाल पूछे क्या जरूरत थी, क्यों इन्होंने पंतनगर में सुन लीजिए आपकी तरफ भी सवाल आ रहे हैं कुछ, जिनके जवाब आपको देने होंगे। बोलिए रत्नेश जी, बात पूरी कीजिए। राजनीतिक बुलडोजर आपका चलता है, आपने पूरा अकबरनगर पूरी बस्ती उजाड़ दी। क्यों उजाड़ दी भैया? आशियाना उजाड़ते हो लेकिन आशियाना बनाते नहीं हो। अरे आशियाना बसाओ, उजाड़ो मत। बस्ती की बस्ती 2-2 हजार आप गिरा देते हो। अरे कागज खत्म हुए कि नहीं आपके? पूरा निबंध लिख करके लेकर आए हैं आप। तो उन्होंने घर के आगे शांत होइए आप कि मेरे पास रजिस्ट्री है, तब जाके एक साल 20-25 तरह की बात करते हैं आप। बहुत पीछे जा रही है। आप जब अयोध्या मुद्दे के बाद अपना आकलन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। कन्नौज की घटना जो है वो आपका जनता का विश्वास खोते जा रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध में आप लोग राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। उस राजनीतिक संरक्षण के जो है आका आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, तो जनता तो वो भी देख रही है ना। देखिए महंगाई और बेरोजगारी, ये कोई भी सरकार आ जाए तो समस्या जो है वो समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करती है, और ये सीजनल होती है महंगाई। अब आप इसको कहेंगे कि बार बार टमाटर और प्याज, इस पर जनता ने आपको वोट नहीं किया था। जनता के सामने आपने एक भ्रम का भूत खड़ा किया था कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण छीन लेगी, संविधान खत्म हो जाएगा। उसके आधार पर आप कुछ सीटें पा गए हैं, लेकिन अब ये दोबारा जो है ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मुझे लगता है आपको कोई ना कोई मुद्दे जो है मजबूती के साथ चुनाव में रखने होंगे। लास्ट 2 मिनट का वक्त नहीं चलेगा। लास्ट 2 मिनट का वक्त है मेरे पास। अनुराग जी अब आप खामोश हो जाइए, भाजपा के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। बोले रत्नेश जी। लीगल साबित कर दिया सरकार बनाई लीगल। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है रत्नेश जी। आपकी सरकार बन गई तो देखिए ये अनुराग भदौरिया जी जो इतना चीख के बता रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी की सरकार में डीएसपी की हत्या हो जाती थी। अनुराग भदौरिया जी की सरकार में इनके मंत्री सीएमओ को रात में उनके आवाज से उठवा लिया करते थे। इनके पार्टी के कार्यकर्ता हजरतगंज कोतवाली से पुलिस अधिकारियों को निकालकर पीटते थे। ये तो थी इनकी कानून व्यवस्था। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं एंकर महोदय, इनका सामाजिक न्याय जानती है क्या? सामाजिक न्याय के नाम पे ये केवल अपने पूरे परिवार को सदन भेजेंगे। क्या इन्होंने सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए किसी कुर्मी को, किसी निषाद को, किसी मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया नहीं बनाया? और इनका जो पिछड़े दलित के प्रति प्रेम है, अनुराग जी उनकी बात सुनिए, आपको जवाब दे रहे हैं उस पर। जो इनका पिछड़े और दलित के प्रति प्रेम है वो हमने अयोध्या में देखा कि किस प्रकार से निषाद बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। इनकी पार्टी के पदाधिकारी ने बलात्कार किया और इनकी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष ने उस बच्ची को जाकर धमकी दी कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे।
सम्मान तो ये जो अनुराग भदौरिया की पार्टी का चरित्र है, गुंडागर्दी वाला, गाली गलौज वाला, मारपीट करने वाला, इसको भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ये संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर आते हैं, लेकिन मैं इनके संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भी इनकी पोल खोलता हूँ। ये जब राज्यसभा भेजना तो इनके इंडिया गठबंधन के लोग जो आरजेडी है वो मनोज झा को भेजेगी राज्यसभा, किसी SC OBC को नहीं भेजेगी। तो ये जो संविधान का झुंझुना लेकर भदौरिया भागते जवाब दीजिए। आप लोग पीडीए की बात करते हैं, बात चाहे राज्यसभा की हो, डिप्टी CM की हो, यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि वहाँ किसी कुर्मी को या पिछड़े को या दलित को नहीं भेजेंगे। बोलिए। जो पीडीए है उसमें मेहराज खान जैसे दुष्कर्मी है, उसमें नवाज यादव जैसे दुष्कर्मी है। सुन लीजिए, पीडीए मतलब होता है अरे अनुराग जी बताइए, वो सबको पता है। आप बताइए, जब आपकी सरकार थी या जब मौके आते हैं राज्यसभा भेजने के, सरकार बनती है, तो आपने कितने कुर्मियों का ध्यान रखा है, कितने दलितों का ध्यान रखा है, कितने यादवों का ध्यान रखा है? नेता है, सम्मानित नेता है, उनको बनाया। यादव के नाम पे जानते हैं कौन जाता है? कौशिक जी यादव के नाम पे जाता है अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के चाचा, अखिलेश यादव के दादा का नाती, अखिलेश यादव की बहुरिया, ये लोग जाते हैं। चलिए, समय खत्म हो रहा है, डिबेट मुझे यही क्लोज करनी है, यही क्लोज करनी है डिबेट। लेकिन बड़ा सवाल आपके सामने छोड़े जा रहे हैं कि जिस पीडीए की बात विपक्ष कर रहा है और हाल ही में क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रुख में जो नरमी एक दूसरे के प्रति वक्तव्यों में झलक रही है, क्या वो किसी नए सियासी मोर्चे की आहट हो सकती है? आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या मायावती और अखिलेश यादव के बीच की खटास खत्म है या फिर कम हो रही है? क्या बीजेपी के खिलाफ वो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं? केशव प्रसाद मौर्य भी इस पर तंज कस रहे हैं और गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले उसके लिए तो माफी मांग लो। तो इस सियासी वार पलटवार में सवाल ये कि क्या मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं, और अगर वो मायावती को कामयाब हो जाते हैं अपने साथ लाने में, अपने पाले में लाने में, तो क्या पीडीए फैक्टर विपक्ष का और मजबूत हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।